जब हमारे पड़ोसी हमसे ही दुश्मनी कर बैठते हैं तब हमारे पास दो तरीके होते हैं सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए। पहला तरीका होता है कि लड़ाई करके उनको अच्छे से एक बार समझा दें, लेकिन ये तरीका अपने साथ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस लेके आता है। जो दूसरा और इफेक्टिव तरीका होता है वो होता है आराम से बैठें, तसल्ली से बात करें, एक कंक्लूजन पे पहुंचे जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो और हमारे पड़ोसी के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो आज इसी तरीके पे बात करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पुरुषार्थ अत्रेश है और आज के वैंटेज पॉइंट में सबसे पहले तो बात करेंगे उन कंट्रीज के बारे में जिनके साथ किसी टाइम पे इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हुआ करते थे लेकिन आज की डेट में उतने अच्छे नहीं है। फिर बात करेंगे चाइना कैसे हमारे नेबर्स को कंट्रोल कर रहा है, कैसे उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर रहा है और इस तरीके से वो कैसे इंडिया को टैकल कर रहा है। और लास्ट में बात करेंगे इंडिया चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए और नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने के लिए क्या कर रही है और उसको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तब प्राइम मिनिस्टर बनते ही नरेंद्र मोदी की सबसे पहली जो ऑफिशियल फॉरेन विजिट थी वो भूटान की थी। और 2019 में जब फिर से बीजेपी की सरकार आई तब उन्होंने भूटान के साथ कुछ एमओयू साइन करे थे, जैसे कि स्पेस रिसर्च में या फिर एविएशन, एजुकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की फील्ड्स में। एमओयूज दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर कोई भी प्रोजेक्ट अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ साइन कर रही है या फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो ये पहला स्टेप होता है जिसमें दोनों कंट्रीज एक म्यूचुअल कंसेंसस पे पहुंचती हैं। उसके बाद इस पे डिस्कशंस होती हैं और फाइनली ये अग्रीमेंट बनता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो बनता है ये लीगली बाइंडेड नहीं होता लेकिन एक स्टार्ट होती है किसी भी डिस्कशन या फिर किसी भी अग्रीमेंट की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बाद और भी कंट्रीज से अपने रिलेशंस अच्छे करे जो हमारे नेबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से भी हमने अपने रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश करी थी लेकिन करंट सिनेरियो में हम उसको इस लायक समझते ही नहीं है। अगर हम पाकिस्तान को साइड भी कर दें तो हमारे जो बाकी नेबर्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं। इसका सीधा एग्जांपल है नेपाल। रिसेंटली नेपाल ने एक अपना मैप निकाला था जिसमें उसने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जो टेरिटरी है उसको अपना पार्ट बताया था, जबकि ये इंडिया की लेजिट टेरिटरी है। आप मैप में देख सकते हैं कि ये रीजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर हम थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो जब इंडिया एक कॉलोनियल स्टेट हुआ करती थी, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे ऊपर, तब 1816 में नेपाल और ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन करी थी जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली। सुगौली बिहार में एक सिटी है, बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है। उधर एक ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में। इस ट्रीटी के हिसाब से काली रिवर का जो वेस्ट का एरिया था, मतलब कि जो ये तीनों जगहें हैं, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी, ये इंडिया की ऑफिशियली इंडिया की टेरिटरीज थी। लेकिन ये 335 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है अब नेपाल इसको अपनी टेरिटरी बोलता है। तो ये एक मेजर डेंट है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में। इसी तरह अमित शाह ने एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की बात करी थी। इसमें इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के प्रोविजंस हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे यहाँ पे 23 लाख से भी ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से हैं। जब उन्होंने एनआरसी की बात करी थी तो एक एक्ट और पास हुई थी जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, सीएए भी कहते हैं जिसको हम। तो इसके हिसाब से 3 कंट्रीज जो हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, मतलब कि माइनॉरिटीज है जिन पे अत्याचार होता है, जैसे कि हिंदू हो गए या फिर सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, पारसीज हो गए, इन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप देने की बात करी गई थी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने, अमित शाह जी ने एनआरसी की भी बात करी थी जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने की बात करी गई थी। बांग्लादेश ने इस पे चिंता जताई थी और रिएक्ट करा था और उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पे किसी भी हिंदुओं को प्रोसिक्यूट नहीं करा जाता। अब ये कितना सच है ये तो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन ये बात जब हुई तो इससे भी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में थोड़ी सी खटास जरूर आई। रिसेंटली इंडिया और चाइना के गालवान वैली क्लैश के बाद, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद चाइना ने बांग्लादेश को एक एग्जेम्पशन दिया उनके 97% तक के एक्सपोर्ट्स पर। मतलब कि बांग्लादेश जो चाइना में सामान एक्सपोर्ट करता है 97% तक के सामान पर उनको एग्जेम्पशन मिला, मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटीज या फिर जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं वो उनको नहीं देनी पड़ेगी, जिससे बांग्लादेश और चाइना इजीली ट्रेड कर सकते हैं। इस पे इंडिया ने रिएक्ट किया था
और काउंटर रिएक्शन आया बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, जिसमें उन्होंने बोला कि ये इंडिया के नैरो माइंडेड थॉट्स को दिखाता है। तो इन सब चीजों से क्लियरली पता लगता है कि हमारे नेबर्स अब उतने फ्रेंडली हमारे साथ नहीं है। जहां इंडिया के नेबर्स उससे दूर हो रहे हैं, वहां पे चाइना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए दिख रहा है। नेपाल को चाइना का पूरा सपोर्ट है। चाइना ने नेपाल में ऐसे प्रोविजन लाने की बात करी और ये चीज कंटिन्यू हो भी रही है इस वक्त नेपाल में, कि नेपाल के काफी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे मैंडरिन एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। मैंडरिन दोस्तों मैं बताऊं तो वो चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आप देख रहे हैं चाइना किस तरीके से अपना एजेंडा फैला रही है नेपाल में। चाइना ने बोला है जो भी टीचर्स और जिन स्कूल्स में मैंडरिन पढ़ाई जाएगी, उन स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी चाइना कवर करेगा। अब आप देख तो रहे हैं किस हिसाब से चाइना अपना एजेंडा फैला रही है, लेकिन ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इंडिया और नेपाल के जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं वो अब से नहीं है, वो बहुत सालों से हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास जो धरचुला डिस्ट्रिक्ट है, उसमें नेपाल ने अपनी आर्मी डिप्लॉय करी थी अभी रिसेंटली। ये सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि नेपाल ने ऐसा पहली बार करा है, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, केपी शर्मा ओली, वो एकदम प्रो चाइना है और उनके एक्शन से साफ करते हैं कि वो कितने ज्यादा इंक्लाइंड हैं चाइना की तरफ। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू वो खुद को बाकी कंट्रीज से कनेक्ट करता है लैंड और सी रूट के द्वारा, उसको अभी तक 125 कंट्रीज साइन कर चुकी हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक कॉरिडोर बनाया गया है, एक रूट बनाया गया है, इसके थ्रू चाइना कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो इन कंट्रीज को एक डेट ट्रैप में भी डाल रहा है। जैसे मैंने आपको भी पहले बताया ही था कि बांग्लादेश के 97% तक एक्सपोर्ट्स पर चाइना कैसे उनको एग्जेम्पशन दे रही है। इसके साथ साथ अभी चाइना ने ईरान के साथ एक $400 बिलियन की डील साइन करी है, जिसमें वो 25 साल तक ईरान में इन्वेस्ट करेगा, उसके कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा, और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, रिसर्च में इन्वेस्ट करेगा। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे चाइना 25 साल तक इन $400 बिलियन को इन्वेस्ट करेगा। इसके बदले ईरान चाइना को 25 साल तक हेवीली डिस्काउंटेड ऑयल एंड गैस की सप्लाई देगी। जब से यूएसए ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए हैं, तब से ईरान की इकोनॉमी एकदम डाउनफॉल पे है। अपॉर्चुनिस्ट चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया और ईरान को अपना पार्टनर बना लिया। रिसेंटली ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि ईरान ने इंडिया को उनका जो चाबहार जायदान रेलवे प्रोजेक्ट है उससे ड्रॉप कर दिया है, जिसका रीजन उन्होंने दिया था कि इंडिया इस रेलवे लाइन, जो 628 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, इसको स्टार्ट करने में बहुत डिले कर रही है। ये रेलवे लाइन इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईरान को अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। अभी के सिनेरियो के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया को अफगानिस्तान से ट्रेड अगर करना है तो उनको पाकिस्तान की परमिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ट्रेड रूट है इंडिया और अफगानिस्तान का, वो पाकिस्तान के अट्टारी वाघा बॉर्डर से होते हुए जाता है। लेकिन अगर ये रेलवे लाइन बनी तो इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकता है अपना। लेकिन बाद में ईरान की एम्बेसी से ये खबर आई कि उन्होंने बोला कि वो इंडिया को इस रेलवे प्रोजेक्ट से ड्रॉप नहीं कर रहा है और ये फालतू की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन चाइना जिस हिसाब से इंडिया के नेबर्स के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो ये वार्निंग साइन है इंडिया के लिए। तो इंडिया को अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस एक अलग लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। इसको इंडिया कैसे कर सकता है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया को आसियान कंट्रीज से अपने रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये साउथ ईस्ट एशिया की ऐसी 10 कंट्रीज का ग्रुप है, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसके साथ 2018 और 2019 में इंडिया का काफी अच्छा ट्रेड हुआ था। तो इनका जो ट्रेड था वो $96 बिलियन का था, जिसमें से $37 बिलियन का एक्सपोर्ट था इंडिया का, और जो इंडिया ने इंपोर्ट किया था सामान वो $59 बिलियन का था। तो आसियान कंट्रीज इंडिया की एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। इनमें से कुछ कंट्रीज जैसे कि वियतनाम और फिलीपींस जो हैं, ये आइलैंड कंट्रीज जो हैं, साउथ चाइना सी में चाइना इन पे अपना डोमिनेंस दिखाता रहता है। तो इन कंट्रीज के चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। इंग्लिश में कहावत है दैट योर एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड। तो इंडिया को
इन कंट्रीज से अपने रिलेशंस अच्छे करने ही पड़ेंगे, जिससे वो चाइना का इन्फ्लुएंस कम कर सकती है। इस वक्त इंडिया को यूएसए का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि यूएसए में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स इस वक्त टॉप पे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो हैं, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया ने अपने यहाँ पे जो 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करा है वो एक पॉजिटिव स्टेप है और यूएस भी ऐसी चीज कर सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त यूएसए ही ऐसी कंट्री है, ये एक हार्श रियलिटी है, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता। यूएसए इकलौती ऐसी कंट्री है जो चाइना से हर एक टर्म में आगे है, चाहे वो मिलिट्री माइट हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर इकोनॉमी हो। यूएसए साउथ चाइना सी में चाइना के डोमिनेशन को खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए आइलैंड कंट्रीज में अपनी नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है आइलैंड कंट्रीज के साथ, जिसका इंडिया को फायदा उठाना चाहिए और अपना न्यूट्रल स्टैंड को साइड हटा के यूएस को इस चीज में मेरे हिसाब से तो सपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए। तो जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिया को क्वाड कंट्रीज से अपने रिलेशंस अच्छे करने की जरूरत है। क्वाड कंट्रीज में इंडिया के साथ साथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हैं। इंडिया जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज करती है यूएसए और जापान के साथ, उसने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें इंक्लूड करने की बात करी है। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेप है और चाइना को इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा दैट इंडिया इज नॉट अलोन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इंडिया को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खत्म करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा प्रोवोकेटिव जरूर लगेगा, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी को काटने के लिए इंडिया को अपनी मिलिट्री माइट से पाकिस्तान से कश्मीर वापस लेना पड़ेगा, जिससे जो पीओके में बन रहा है इनका सीपैक है वो खत्म हो सके। पीओके का जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, वहां के लोग अक्सर पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पे बैठते हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान आर्मी उनको बहुत बुरी तरीके से एट्रोसिटीज करती है उनके ऊपर और उनको डोमिनेट करती है। तो बेसिकली एक पैरेलल डिक्टेटरशिप ही चल रही है पीओके में। इंडिया के पास ये रीजन है पाकिस्तान से कश्मीर लेने का। बाकी स्ट्रैटेजीज चाइना के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए मैं अपनी पहले की एक वीडियो में बता चुका हूं, जिसका टाइटल है क्विट इंडिया मूवमेंट 2.0। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही क्लियरली इफेक्टिव और सिंपल स्टेप्स बताए थे, स्ट्रैटेजीज बताई थी, जिससे हम चाइना को टैकल कर सकते हैं और चाइना का इन्फ्लुएंस खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हर बार की तरह शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले संडे एक धमाकेदार वैंटेज पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।